संस्कृतम पठति, इसको आपको छात्रा कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति मिला के लिखना है। देखो तीसरा, छात्रा कक्षाम, कक्षाम में क्या करते हैं? प्रविशति, तो प्रविशति, और फिर इसको क्या कहा गया है? संस्कृतम प्रवेश करते हैं और संस्कृतम पठति, तो इसको कैसे करेंगे? छात्रा छात्र कक्षाम प्रविश्य संस्कृतम पठति, छात्र कक्षा में प्रवेश करके। प्रविश्य क्या क्या मतलब है? प्रवेश करके। छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। देखो, छात्रा कक्षाम प्रविश्य, क्या लिखोगे? संस्कृतम पठति, प्रवेश करके, इसका क्या मतलब है? प्रवेश करके। प्रवेश करके संस्कृत पढ़ते हैं। अगला देखिए, भक्तः मंदिरम आगच्छति, आगत्यम, तो प्रविश्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? आगत्य क्यों होगा? ये इसमें क्या है? प्रत्यय लग रहा है, प्रवेश करके। तो इसी तरीके से क्या होगा? मंदिर में आ करके, आगच्छ पूजाम करोति, भक्ता भक्ता मंदिरम आगच्छ, आकर पूजाम करोति। अब अगला देखो, आगच्छ का क्या मतलब है? आ करके, ये लेप प्रत्यय है, इसमें क्या होता है? प्रविश्य, या लग गया तो इस तरीके से हो गया। अब और आगे देखें। सर आगच्छ या फिर प्रविश्य, ये क्यों आ रहा है? प्रविश्य इसलिए आ रहा है, बता स्कूल में तुमको आगत्य लिखना है। तुम्हारे पास है इसका सब? नहीं, बुक नहीं है क्या? बुक हमारी ले लो। लो सर। जाओ जाओ आगे लो। सर ये लो, सर भरे हुए स्कूल वाले भरे हुए। आगम्य, इसको क्या लिखोगे? सर आगत्य ही है। सर फोन में भी आगत्य ही आ रहा था। आगत्य आ रहा है। सर मैंने चेक किया था। आगम्य, लो, सर आगत्य ही है, स्कूल में भी वे करवा। ये लो, मंदिर दो में अलग अलग है, ये लीजिए। चलो, सर आगत्य ही क्यों आया? तो आगत्य का मतलब आकर के। सर इसमें भर दूं क्या? आगत्य नहीं, इसमें ये जो या आ गया, इसको कहते हैं लेप प्रत्यय। इसको क्या कहते हैं? लेप प्रत्यय। जैसे अगर हो गत्वा, गत्वा कहीं पर होता है, गत्वा, तो इसका मतलब है जा करके। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय, इसका मतलब है जाकर, ठीक है। और इसी तरीके से गत्वा, त्वा प्रत्यय भी लगता है, कहीं लेप प्रत्यय लगता है, कहीं पर ये होता है। अलग अलग तरीके के प्रत्यय हैं, उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। सर तो ये लेप प्रत्यय, लेप का मतलब है जब यहाँ पर किसी में या लग जाए, प्रविश्य, तो ये जो होता है ये लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय का मतलब है किसी में, जैसे एक होता है पठयित्वा, तो कौन सा प्रत्यय बोलो? पठयित्वा, पढ़कर, इसका क्या मतलब है? ये त्वा प्रत्यय, पठयित्वा। तो इसमें क्या है? अब अगर मैं कहूँ कि पठित्य, तो लेप प्रत्यय, पढ़कर, ठीक है। दोनों में अलग अलग है, अभी आगे देखो भी पता चलेगा। आगत यहाँ का क्या मतलब है? मंदिर में आकर पूजा करता है। इन दोनों सेंटेंसों को मैंने जोड़ कर करा। देखो, भक्त मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, भक्त मंदिर में आकर पूजा करते हैं, ऐसे करोगे इस तरीके से। भक्त मंदिर में आते हैं, सर ये ब्लूप्रिंट में भी है क्वेश्चन। इसको समझो। इसमें क्या है कि भक्त मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं, तो कैसा है?
भक्त मंदिरम आगच्छति, आगच्छति का क्या मतलब है? और ये फिर क्या कह रहे हैं? पूजाम करोति, पूजा करते हैं। इसको जोड़ना है। हाँ, जोड़ने ये के लिए सिंपल use सेंटेंस है, उसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ये दोनों क्या है? सिंपल सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस है। तो जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि ये सरल वाक्य है, इनको संयुक्त वाक्य बनाना। तो संयुक्त में ये हटाना है पूर्ण विराम। तो कैसे करोगे? और इसे किस में कन्वर्ट करना है? पूजा करो। कंपाउंड सेंटेंस। तो पूजाम करोति, तो कैसे करेंगे बोलो? सेंटेंस। आपको क्या करना है? सरल वाक्य को किस में बदलना है? कंपाउंड संयुक्त वाक्य। सर एक बार कंपाउंड सेंटेंस बताएंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जैसे मैं बाजार जाता हूँ और मैं खीर खाता हूँ, मैं बाजार जाके खीर खाता हूँ। जब दोनों में एक ही क्रिया हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? कई सब्जेक्ट ना हो तो दोनों को जोड़ते हैं। भक्त मंदिरम आगच्छति, भक्त पूजाम करोति, भक्त मंदिरम आगत्य पूजाम करोति, भक्त मंदिर में आकर पूजा करता है। सर उसके प्रत्यय में बस श य लगेगा। ये सब लगाकर हम क्या कर देते हैं? उन दोनों को मिला देते हैं आ करके। ये बता दो सर। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो भक्त मंदिरम आगत्य, मंदिर में ठीक ही बता रहा हूँ। उसको समझो तो जब शुरू ही नहीं करने दोगे तो ठीक कहाँ बताएं? पहले सुनो तो। भक्त मंदिरम, भक्त क्या करते हैं बोलो? मंदिरम आगत्य। आते हैं। आगत्य का मतलब आ करके। अभी आते नहीं रह गया, इसका क्या मतलब है? आ करके। आ करके। अब पूजाम करोति, देखो हट गया कि नहीं? अब तो नहीं है, आ करके हो गया, पूजाम करोति। ये पूरा सेंटेंस है। ये जो तुम्हारे बुक में एक एक वर्ड दिया, एक एक वर्ड नहीं लिखना है, ऐसा लिखना है, संक्षेप में नहीं लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा। मंदिरम आगत्य, मंदिर में आकर के पूजा करते हैं। जैसे मैं बाजार में जाकर खीर खाता हूँ, इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे? मैं बाजार जाता हूँ और खीर खाता हूँ, तो इसका संयुक्त कैसे होगा? मैं बाजार में जाकर खीर खाता हूँ, तो वो संयुक्त, वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो दो को एक में करना है, ठीक है? अगला जैसे देखो, माता भोजनम निर्माति और पुत्राय ददाति। तो माता भोजनम निर्माय, सर निर्माण है। हाँ भोजनम, भोजन का क्या करती है? निर्माय पुत्रम ददाति, भोजनम निर्माय। पुत्रम, देखो सोनल, पुत्रम ददाति, इसका मतलब तुम्हें समझ में आया? माँ भोजन बनाकर पुत्र को देती है। एक है माता भोजन बनाती है, माता पुत्र को भोजन देती है। तो दोनों को मिला के कैसे लिखो? हैं? ददाती यानी देना, दद। तो ये दद धातु है। तो क्या होगा? माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। पुत्र को देती। बोलो कुछ कुछ समझ में आ रहा है सोनल? माता भोजन बनाकर, इधर ध्यान दीजिए सोनल, माता भोजन बनाकर पुत्र को देती है। दो सेंटेंस एक में जुड़ गए ना। पहले था माता भोजनम निर्माति, माता भोजनम पुत्रम ददाति। अगर मिला के बनाओगे, माता भोजनम निर्माय पुत्रम ददाति, माता भोजन। अगला देखिए, दैट इज सुरेशा प्रातः उत्तिष्ठति देवम नमति। तो कैसे बनाएंगे? सुरेशा, सुरेश क्या करता है? प्रातः उत्थाय, प्रातः उठकर। उत्थाय का क्या मतलब है? उठकर। और वो किसको नमन करता है? भगवान को। नमति। उत्थाय का क्या मतलब है? देखो उत्तिष्ठत से क्या बदल गया? उठकर, उत्थाय। अगला देखिए, रमा पुस्तकम स्वीकरोति, रमा पुस्तक लेती है और विद्यालय जाती है। तो रमा क्या करती है? पुस्तक लेकर रमा पुस्तकम स्वीकृत्य, पुस्तकम को लेकर, स्वीकृत्य। सिर्फ पढ़ना नहीं, घर में एक एक बार इसको लिख के देखना, लिखने से ही सही बन पाएगा, हाथ से लिखने से। और फिर ये क्या करती है? विद्यालयम जाती है। इसका मतलब है विद्यालयम गच्छति। तो शांतन स्वीकृत्य का मतलब है लेकर। इसका क्या मतलब होगा? लेकर। स्वीकृत्य, लेकर, पुस्तक लेकर विद्यालय जाती है। अहम ग्राम आगच्छामि, मैं घर आता हूँ, भोजन करता हूँ। तो कैसा होगा?
दैट इज अहम, ग्रहम आगम्य, अहम ग्रहम आगम्य का क्या मतलब है? आकर, आगम्य का क्या मतलब है? मैं घर आकर भोजन, मैं घर आता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, तो मैं घर आकर भोजन करता हूँ। जुड़ गया ना वाक्य, कंपाउंड बन गया। भोजनम, तो भोजन करोमि, तो मैं घर आकर भोजन करता हूँ, करोमि। आगे देखिए, तंदुल कणान विकीरति जालम विस्तारयति, वो तंदुल कणान फेंकता है, बिखेरता है और फिर जाल फैलाता है। तो क्या होगा? तंदुल कणान विकृत्य जालम प्रसारयति, तो वो तंदुल कणान को विकीर्य, विकीर्य का क्या मतलब है? फैलाकर, विकीर्य जालम प्रसारयति, विकीर्य क्या मतलब है? फैलाकर। अगला देखें, व्याधा तंदुल कणान अवलोकते, भूमो अवतरित, तंदुल कणान को देखते हैं, भूमि पर उतरते हैं, तो इसके बाद जब वैसे कपोता होना चाहिए, तो व्याधा पता नहीं क्यों कपोत देखते हैं ना, फिर तभी तो भूमि पर उतरेंगे। व्याध लिख दिया, कोई बात नहीं, वाहिदिया थोड़ी ना देखेगा। व्याधा तंदुल कणान अवलोक्य, तंदुल कणान अवलोक्य, अवलोक्य का क्या मतलब है? देख कर। और फिर कहाँ उतरते हैं? भूमौ अवतरित, भूमौ अवतरित तरति, अवतरति, अवतर के मतलब उतरते हैं। और अवलोक्य का क्या मतलब है? देख कर। तंदुल कण यानी चावल के कणों को देखकर भूमि पर उतरते तो हैं। अवलोक्य लिख देना। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण अनुसार उपसर्ग योजन, तो जो चीज पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगे उसे प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय। यहाँ उठा ये बाद में लग रहा है, तो बाद में लगने वाले को क्या कहेंगे? सर इसमें ये लगेगा ना? इसमें सब में यह लग रहा है, अवलोक्य सब में तो यह लग रहा है, प्रत्यय है। तो ये चीज करके देख लेना, ये पूरा बार बार लिख लिख के देख लेना ये चीजें, क्वेश्चन, ठीक है ना? अवलोक्य, विकीर्य, ये सारा लिख के देख लेना उसी। अब उपसर्ग लगाना, उपसर्ग क्या लगता है? पहले लगता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स की बात। छात्र ग्रहण गत्वा भोजनम करोति, तो क्या है? छात्र घर में जाकर भोजन करते हैं, तो ग्रहम आगत्य, में आकर, छात्र ग्रहम आगत्य, आगत्य का भी मतलब वही है, आकर। और ये घर जाकर भोजन करते हैं, आ लग गया तो घर, गत्वा का क्या मतलब है? घर जाकर भोजन करते हैं, और ये है कि घर में आकर, है वही चीज। ग्रहम आगत्य का मतलब है घर में आकर। फिर क्या है? भोजन कर, भोजनम करोति, भोजनम करोति, उपसर्ग लगा दिया, भोजनम करोति। करोति। अगला उपसर्ग देखो, यहाँ आ लग गया है, तो माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति, माता वस्त्राणि, वस्त्रों को, ठीक है, प्रक्षालित, वृक्षों को क्या करती हैं? धोती हैं। और फिर क्या करती हैं? प्रक्षाल्य, धोत, वस्त्रों को धोकर खाना पकाती हैं। तो माता वस्त्राणि, वस्त्राणि प्रक्षाल्य, प्रक्षाल्य का क्या मतलब होता है? बोलो, प्रक्षाल्य, हाँ बोलो। प्रक्षाल्य भोजनम पचति, वस्त्रों को प्रक्षाल, वो क्या करती है? फिर पचति, वस्त्रों को धोकर, इसका क्या मतलब है? वस्त्रों को धोकर खाना पकाती हैं। अब वस्त्रों को धोकर खाना पकाती हैं, उसमें वस्त्रों का, ये तो हो सकता है दो काम होंगे, वस्त्र धोती हैं फिर खाना पकाती हैं।
वस्त्रों को धोकर पकाती हैं। सही है। प्रक्षाल्य का क्या मतलब है? धोकर। प्रक्षालन का मतलब है वस्त्रों को धोकर। धोकर पकाती है। खाना पकाती है। हाँ तो वस्त्रों को धोकर खाना पकाती हैं। अगला देखिए, शिक्षक श्लोकम लिखित्वा पाठयति। तो इसका क्या होगा? शिक्षक श्लोक लिखकर पढ़ते हैं। ठीक है। पाठयति यानी पढ़ाते हैं। एक होती पठयति, पठति, और एक है पाठयति। तो शिक्षका श्लोकम समलिख्य पाठयति, श्लोक को साथ में लिख के पढ़ाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि शिक्षक क्या कर रहे हैं? शिक्षका श्लोकम, देखो इस चीज को, समलिख्य। समलिख्य का क्या मतलब है? साथ लिखकर। साथ लिखकर, लिखते भी जाते हैं और पढ़ाते भी जाते हैं। साथ लिखकर। सब लिखे। अब पाठयति मतलब वो बोर्ड पे लिखते और पढ़ाते हैं। समलिख्य क्या है? एक ये लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता, श्लोक को लिखते और पढ़ाते हैं। श्लोक लिख लिख कर पढ़ाते हैं, उसमें वजन पड़ जाता है। वो घर आकर भोजन करता है, वो घर जाता है भोजन करता है, उसमें वजन नहीं आता। घर आकर माँ वस्त्रों को पछाड़ कर पकाती है। अच्छा, धुले हुए वस्त्रों से खाना पकाती है। अभी पुराने समय में जो गुरुकुल का योग होगा तो उसमें हो सकता है वस्त्रों में ओदनम को छाना जाता हुआ चावल को, तो फिर ऐसा होता होगा तो कहते हैं धुले हुए वस्त्रों से खाना बनाती है। तो जिन वस्त्रों, पहले होता होगा वस्त्रों का कुछ काम, लेकिन अभी यहाँ पर वस्त्रों को धोकर खाना पकाती है। ठीक है। सर कुछ छानने का काम। वो कार्य को हाँ, पचती का मतलब है पकाना। तो वो कार्य धोकर पकाती है। श्लोक को लिख कर, साथ में लिख कर पाठयति, लिख कर पढ़ाते हैं। समलिख्य का क्या मतलब है? साथ में लिख कर, इसको लिखते जाना नहीं हो आपके पास। रमा स्थित्वा गीतम गायति। रमा क्या कर रही है? उपस्थाय गीतम गायति। तो स्थित्वा का मतलब है बैठ कर गाना गाती है, उसका भी यही मतलब है। तो रमा उपस्थाय गीतम गायति। स्थित्वा को इन्होंने क्या कर दिया है? उपस्थाय गीतम गायति। उपस्थाय, इसमें हमने उप को उपसर्ग लगाया। उप प्लस इस्त प्लस ल्यप प्रत्यय, तीन चीजें हैं। उप है, उपसर्ग क्या है? उप। और स्था धातु कौन सी है? स्था धातु कौन सी बोलो? स्था एक है कि बैठ कर, और फिर प्रत्यय यानी करना किसी चीज को। तो उप यहाँ उपसर्ग लगा, उपसर्ग सब में लगा रहा हूँ। देखो यहाँ प्रा लगा दिया, यहाँ सम लगा दिया, और यहाँ पे उप लगा दिया। तो रमा उपस्थाय गीतम गायति। शिष्य सर्वदा गुरु नत्वा पठति। शिष्य हमेशा गुरु को नमस्कार करके पढ़ते हैं। तो कैसा लिखा जाएगा कि शिष्य सर्वदा, सर्वदा प्रणम्य, प्रा लगा दो। सर लिखे मतलब प्रणम्य का क्या मतलब है? प्रणाम करके पढ़ते हैं। समलिख्य, समलिख। समलिख्य का मतलब है साथ लिख कर पढ़ाते हैं। श्लोक लिखते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर यहाँ नम्य है, नम्य का क्या कर दो? प्रणम्य। सर आपने सवर्दा लिख रखा, सर्वदा भी लोग है? आपने सवर्दा सर्वदा करो। शिष्य सर्वदा गुरुम प्रणम्य पठति। क्या लिखोगे? गुरुम प्रणम्य। देखो प्रा लग गया है यहाँ पे, शिवा प्रा। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपसर्ग लगाना है ना सब में। यहाँ सम लग दिया, यहाँ उप लिख दिया, यहाँ पे भी प्रा लिख दिया सर आपने। नत्वा से नमस्कार करना, और प्रणम्य प्रा लगा के उसी का उपसर्ग के साथ बनाओ। प्र तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। प्रा कहाँ यूज हुआ? सर वो प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्य। प्रा हो चुका है। Yes, sir, और प्रक्षाल्य। कौन सा है सर उपस्थित मतलब यूज हुआ है? तो कोई बात नहीं, अब इन्हीं में से सर यहाँ माकत्य हो गया, प्रा हो गया, सम हो गया, उप हो गया। सर उत और वी बचे। गुरु का मतलब प्रणम्य ही लिखा है, इनके में भी यही लिखा है। प्रणम्य लिखो, कुछ नहीं यूज हो रहा तो मत करो। उत वाला बच जाएगा, कोई बात नहीं। उत का किसी में यूज नहीं है इसमें सर भी नहीं उपस्थाय मतलब है। उपस्थाय। उपस्थाय का मतलब है वही निकट बैठकर। उप का मतलब निकट। तो रमा निकट बैठकर गीत गाती है। उप उपसर्ग का क्या मतलब होता है? पास में बैठना। उप विषयति, पास बैठना। ठीक है।
अच्छा ये क्या है, गुरु प्रणाम में प्राय यहाँ लगा दो। इसमें क्या करोगे, लेखक आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचनम कृत्वा का मतलब है विचिन्त्य, किसी के बारे में आलोचना के बारे में सोच कर लिखना। एक होता नहीं किसी का आलोचना करना। आलोचना मतलब से कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो गांधी जी की तारीफ में लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गांधी जी के विरुद्ध में, तो उसको समालोचक कहते हैं। समालोचना का मतलब है कि वो देखकर क्या क्या कमियां है वो दिखाते हैं, कुछ अच्छाई दिखाते हैं। दो तरीके के लेखक, तो जो लेखक है वो आलोचना करके लिखता है। तो आलोचना कृत्वा लिखति, तो इसका क्या लिखेंगे, आलोचना विचिन्त्य लिखति, आलोचना सोच कर। विचिन्त्य का क्या मतलब है, सोच। आलोचना सोचना ना, मैंने चिंतन करना जानते हो Yes, sir, किसी सोचना। चीज का, तो विचिन्त्य का क्या मतलब है, सोचना। तो लेखक आलोचना, आलोचना को क्या करता है, विचिन्त्य। विचिन्त्य का क्या मतलब है, सोचकर, लिखति लिखता है, आलोचना सोचकर लिखता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानेन पूर्यत, पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद से रिक्त स्थान पूर्ति करो। तो सर्वे एक चित्ती भूय, सभी लोग एक चित्त होकर क्या करो, जाल को लेकर उड़ो। तो इसका क्या आंसर होगा, जालम आदाय, जाल को लेकर। तो सर्वे एक चित्ती भूय जालम, आदाय। एक साथ भी लिख सकते हो, नहीं तो अलग अलग भी लिखना हो तो जालम आदाय, जालम आदाय उड्डीय, उड्डीयताम, सही है, जाल को लेकर। जालापहार कान तान, अब लोग गए, जाल को अपहरण करने के लिए वो कपोत के पीछे भागा। कौन भागा, हाँ देखो पहला क्या लिखा बोलो, सर्वे सभी, एक चित्तीय भूय। एक चित्तीय भूय का क्या मतलब है, मन लगाकर, एक चित्त होना समझते हो, एक साथ होकर। और जालम को, जालम आदाय, जालम जाल के साथ, के साथ, जाल को लेकर। उड्डीयताम, उड्डीयताम इसका मतलब क्या हुआ, सभी एक मन होकर जाल को लेकर उड़ो। एक चित्तीय भूमि का क्या मतलब है, एक मन होकर, एक साथ होकर। इसका खा का क्या मतलब है, एक मन से, एक मन होकर। एक चित्तीय भूमि का मतलब चित्त जानते हो, मन, एक चित्त होकर, एक मन होकर और जाल को लेकर, जाल को लेकर। जालम आदाय का क्या मतलब, उड्डीयताम का क्या मतलब है, उनके कपोत राज चित्रजी में क्या कहा, सभी एक मन होकर और जाल को लेकर। ये नहीं कि आधे लोग सोचे रेस्ट कर लें, तब तक नहीं उड़ पाएंगे, सबको एक साथ उड़ना पड़ेगा, जाल भारी है। फिर क्या कहा, जाल अपहार कान, जाल पकड़ने के लिए, जाल भी तो कुछ पैसे का था उसका, यस सर। तो जाल को पकड़ने के लिए व्याध उनके पीछे भागा। जाल अपहार कान, जाल को पकड़ने के लिए। तान कपोतार, इसका क्या मतलब है श्रेया, तान वह, कपोतार अपादान कारक है, से आया है पंचमी विभक्ति, बालकात वैसे कपोतार, कपोतों के पश्चात, पश्चात दैट इज अधावत। अधावत का क्या मतलब है, पूरे का मतलब बताओ श्रेया। सर दौड़ना। हाँ, तो जाल लेने के लिए, जाल लेने के लिए वह कबूतरों के पीछे दौड़ा। यार बहेलिया, जो भी कबूतरों को पकड़ता है उसे बहेलिया कहते हैं। तो पक्षी मार, शिकारी तो जानवरों को मारता है, जो पक्षियों को पकड़ता है उसे बहेलिया, पक्षी मार भी तो कहते हैं। बहेलिया।
चिड़ी मार भी नहीं कहते उसको। हाँ, जाल लेने के लिए वह कबूतरों के पीछे दौड़ा। बोलो, बात समझ में आई? इसका मतलब है कि कपोतात लिखना, कपोतों के पीछे, अपादान कारक है प्रथमा विभक्ति। अस्माकं मित्रम, हमारा मित्र हिरण्यक नाम मूषज राज गंडक तीरे चित्र बने निवसति। हमारा मित्र कहाँ निवास करता है? हिरण्यका। हिरण्यका गंडक तीरे, गंडक नदी है, गंडक सरयू, ठीक है, और कोसी, ये सब गंगा की तो नदियां हैं। These are the tributaries। तो गंडक तीरे, गंडक नदी के किनारे रहता है। गंगा आगे चल के गंडक सरयू और कोसी में बच जाती है। ये बहुत जानती है इसे ना, ये हर चीज कैसे जानती है। हिरण्यका कपोता नाम, तो उसने चकित तूष्णी स्थिता, हिरण्य जो था चूहा, वो क्या हुआ? तूष्णी स्थिता, चुपचाप बैठ गया। कपोता नाम अवस्थाम, देखकर चुपचाप बैठ गया। देखो, हिरण्यका वो अवपात भयात के गिरने से क्या हुआ? बोलो, वो अचानक गिरे ना वहां पे, तो कब सर वो डर गया। अवपात भयात का क्या मतलब है? सर बोलता है गिरने के भय से। इसका क्या मतलब है? कि गिरने के भय से, ठीक है। और तूष्णी स्थिता यानी चकित होकर, चकित तूष्णी स्थिता, चुपचाप बैठ गया, वो बाहर भी नहीं निकला। अवपात भया, तूष्णी का मतलब क्या हुआ? चुपचाप बैठ गया। उनके अवपात भयात का मतलब है गिरने से वो क्या हो गया? डर गया। उसके डर गिरने से वो चुपचाप बैठ गया। आगे देखो, आगे देखो। यतो ही विपत काले, जो विपात काल में हो क्या हो जाए? विस्मय हो जाए, यही का पुरुष का लक्षण है। यतो ही, विपत्ति काल में जो कहे हाय मर गए। विपत काले, विपत काल में क्या हो जाए? विस्मय। विस्मय का मतलब भयभीत। ये किसका लक्षण है? कहा पुरुष का। पुरुष लक्षण। अगला देखिए, विकीर्य का क्या होगा? छठा देखिए, सर विकीर्य मतलब होता है जाल फैलाना। फैलाना। तो विकीर्य क्या है? फैलाकर क्या? तंदुल कणान, सर चावल में कणान। अब आगे देखिए, विस्तीर्य, क्या फैलाया? विकीर्य यानी बिखेरना, और विस्तीर्य का क्या मतलब है? फैलाना। विस्तीर्य जालम। देखो, विकीर्य यानी बिखेरना, विस्तीर्य का मतलब फैलाना। अवतीर्य, अवतीर्य का क्या मतलब है? अवतीर्य भूमौ, जमीन में उतर गए। नहीं नहीं, उसका मतलब थोड़ी है, उसके आगे बताना है। मतलब चावल फैलाकर, देखो, चावल बिखेर कर, जाल फैलाकर, भूमि में उतर कर। तुम तो ये कह रही हो उसका मतलब होता है, इससे क्यों बोल रही हो? क्या चावल का मतलब बिखेरना होता है? नो क्या सर। जाल का मतलब फैलाना होता है? क्या भूमि का मतलब उतरना होता है? ऐसा थोड़ी ना। वो अवतीर्य भूमौ, भूमि में उतर कर। विकीर्य तंदुल कणान, चावल को बिखेर कर। विस्तीर्य जालम, जाल को फैला कर। एक वर्ब है, एक उसका नाउन है। आगे देखो, अवलोक्य, क्या देखकर? जाला हाल कान। तो जाल, उसने देखा कि हमारा जाल उड़ा जा रहा है। किसने देखा? जालाप हाल कान, किसने देखा श्रेया? अवलोक की जालाप हाल कान,
कि जाल अपहरण हो रहा है, ये किसने देखा? बोलो। सर वो ब्याज ये देखकर कि जाल उड़ा जा रहा है, जाल की हानि हो रही, अपहरण हो रहा है। अवलोकन का क्या मतलब है? देखकर, क्या देखकर कि जाल अपहरण हो रहा, तो बहेलिया के पीछे भागा। एक चित्तीय भूय उड्डीयताम। एक चित्तीय भूय उड्डीयताम। अगला बताओ श्रेया। प्रत्यभिज्ञाय तद्वचनम तद्वचनम शनन तद्वचनम जानकर, उसके वचन जानकर, तद्वचन उसके वचन जानकर। अगला देखें 7 समास युक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। बोलो गंडक्या तीरम, तो उसको क्या लिखोगी? ये इसको जोड़कर लिखना है। जैसे माता और पिता, समास का मतलब समझो। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से समास बनता है, समास बनता है। जैसे मैं ये कहूं कि माता और पिता, तो तुम उसे क्या लिखोगे? समास बना, तो इसको लिखोगे माता पिता। इसमें विभक्ति का या कंजंक्शन या योजक का लोप होता है, तो क्या लिखेंगे? माता पिता। तो इसी तरह गंडक्या तीरा, योजक चिन्ह हटा दिया जाए। ये योजक चिन्ह है और ये योजक हटा के योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, या विभक्ति का लोप। भक्ति का लोप होता है तो वो योजक लग जाता है। तो अब बताओ कि गंडक्या तीरे का क्या लिखोगे? गंडका तीरम। गंडकी तीरम क्या लिखोगे? गंडक्या तीरम। तो गंडकी तीरम हो जाएगा। तो गंडक के किनारे, तो गंडकी तीरम एक साथ क्या? तंडुल कणा, तंडुला नाम कणा, तो तंडुल कणा क्या लिखोगे? टंडुल करो। तंडुल समास है, तंडुल कणान। अगला देखिए जालस्य अपहारका, तो जालापहारका, जालापहारका। इसका मैं अभी आपके जाते पीछे भेज भी दूंगा सॉल्यूशन। का पुरुषाह लक्षणम, तो क्या लिखेंगे? का पुरुषाह लक्षणम का क्या लिखा है आपके में? देखिए का पुरुष लक्षणम, दैट इज का पुरुष लक्षणम। क्या लिखोगे? का पुरुष लक्षणम। अगला देखें तंडुल कणान, का पुरुष लक्षण, का पुरुष लक्षण। अब देखो जब यहाँ पर है गंडक तीरम, तो क्या लिख दिया आगे? बोलो गंडक तीरे, गंडकी तीरे। दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, गंडकी तीरे। अब तंडुल कणाम, तो क्या लिखोगे? टंडुल कणाम। तो तंडुल कणा और तंडुल कणा, ये तंडुल कणा लिखोगे। बहुत सारे कण हैं। और ये प्रथमा विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति में पता है। बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान। तो ये तंडुल कणाम, ठीक है। जलापहार का, जलापहार कान। जलापहार कान, जलापहार कान। इसी तरीके से का पुरुष लक्षणम, का पुरुष लक्षणे, का पुरुष लक्षणे। अगला देखिए, अब तुमको अलग अलग करना है इसको। संधि विच्छेद इति प्लस आकर्ण्य, संधि विच्छेद आता है आपको? ये इंपॉर्टेंट है। संधि विच्छेद देखो अभी बता देता हूँ। मैं वो करवा दूंगा, ये समझ लो, ये यही आएगा जो आपकी कार्य विभक्ति होगी। बस थोड़ा सा और बता दें। इत्याकर्ण, देखो इत्याकर्ण का क्या मतलब है? इत्याकर्ण इति प्लस
आकर्ण्य, इति प्लस आकर्ण्य। अब देखो चित्रग्रीवोवदत्, चित्रग्रीवोवदत्, चित्रग्रीव प्लस वदत। चित्रग्रीव प्लस अवदत्, चित्रग्रीवा प्लस अवदत्। यहाँ विसर्ग लगेगा तभी वो भी मात्रा आएगी। चित्रग्रीव प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये विच्छेद। बालकोत्र, बालका प्लस अत्र। बालकोत्र दीर्घ है, ये दीर्घ है। बालकोत्र क्या है, इसका क्या बनेगा? सर बालका बालक प्लस अत्र। बालका होगा, बालका प्लस अत्र। बालकोत्र तो क्या होगा? मैंने बालका लिखा है, बालका लिखा है, ठीक है, बालका है, बालका प्लस अत्र। अगला देखिए, धैर्यम, धैर्यमथाभ्युदये, इसमें 3 बनेंगे। धैर्यम अथ अभ्युदये, सर आप लोग कुछ छोड़ दिए। धैर्यम आभु धैर्य मथाभ्युदये। देखो इसका मतलब है धैर्य मथाभ्युदये, धैर्यम प्लस अथा प्लस अभ्युदय, अथ उभ्युदय। इसका मतलब समझो, धैर्य प्लस अथ प्लस अभ्युदय, धैर्यम अथ अभ्युदय, धैर्यम प्लस अथ, अथ आ गया, धैर्यम प्लस अथ, अभी इसमें लगा दो, प्लस अभ्युदय। फिर से समझो, धैर्यम अथ, धैर्यम अथ अभ्युदय। इसी तरीके से भोजनेप्य प्रवर्तनम, भोजनेप्य, भोजनेप्य प्रवर्तनम, भोज, इसको क्या लिखेंगे? भोजने अपि प्रवर्तनम, यहाँ अपि आ जाएगा, भोजने अपि, सर इसका मतलब क्या है? भोजन की ओर जाता हुआ, अपि यानी भी, भोजना अपि प्रवर्तनम, अपि का मतलब भी होता है, प्रवर्तनम का मतलब उद्यत होना, प्रवर्तनम, भोजन की ओर, भोजने, तो इसका हो जाएगा भोजनम, भोजने अपि, अप्रवर्तन, भोजने करो, इसको अप्रवर्तन किया गया। अगला देखिए, नमस्ते, नमस्ते, प्लस ते। सर नमस्ते, हाँ आपने सर 7th वाले में छोड़ दिया। 7th में, तो 7th में एक छूटा, उसको पूरा करा देते हैं। नमस्ते, तो नमः प्लस ते क्या हो जाएगा? नमः प्लस ते। उपाय, उपायश्चिंतनीय, उपायश्चिंतनीय, तो इसका क्या होगा? उपायः प्लस चिंतनीय। जब सर नमस्ते का क्या होगा? संधि विच्छेदन। नमस्ते, सा जहां पे भी आ रहा है तो विसर्ग लगा के कर दें। देखो 2 में नमस्ते, उपायः सर चिंतनीय, नमः प्लस अस्ते नहीं होगा? नहीं, नमा इसी से ही तो सा बन जाता है। तुमको ये सब स्कूल में नहीं बताया गया कि ह्रस्व संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, संधि के 5 प्रकार में बताएंगे। सर वो तो पूरा चैप्टर ही होमवर्क में दे देते हैं। चलो ये तुम्हें नमाते होगा तो नमस्ते, ठीक है, और ये उपायश चिंतनीयम तो सा हट के विसर्ग लग जाए, जहाँ सा होगा वो विसर्ग की जगह सा। अब देखो व्याधस्थ तत्व, कई तो बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएंगे। बताओ व्याधस्थ तत्व का बताओ। व्याधस्थ तत्व तो विसर्ग जरूर लगाना, व्याधः प्लस तत्व, सात हा विसर्ग। अगला देखिए, हिरण्यक्यो प्याह, तो क्या हो जाएगा? हिरण्यका अपि आह, 3 है इसमें। हिरण्यक्यो, हिरण्यको प्याह, तो इसका क्या बनेगा? हिरण्यक प्लस अपि
प्लस आर। मूषक राजो गंडक तीरे। मूषक राज मूषक गंडक तीरे। राजो गंडकी तीरे। तो मूषक राजा गंडकी प्लस तीरे कैसे बन रहा है? मूषक राजा, जब ओ की मात्रा हो तो भी विसर्ग होता है, यहाँ हिरण्यका भी आएगा। और मूषक राजा और गंडकी प्लस तीरे, ओ की मात्रा हो तो ये आएगा, यहाँ भी ओ की मात्रा है तो विसर्ग आएगा, सा है तो भी विसर्ग आएगा। अब देखिए अतस्त्वाम, ये बताओ। अतः प्लस त्वाम। अतस्त्वाम बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? अतः प्लस त्वाम। अगला क्या है? कश्चित। कश्चित का बताइए सोनल। क प्लस चित। बिल्कुल सही बता रहे हैं। का प्लस चित। चित। अब देखो आपने क्या पूछा है बताइए, वो भी बता दें आपको। सर अव्यय शब्द। अव्यय। सर अव्यय पद और सर कारक पद। अव्यय और कारक और संज्ञा। संज्ञा क्यों आएगी? ये तो हिंदी का तो है। सर संज्ञा छोड़ दो, ये कारक वो पद तो छोड़ छोड़ दो। दो। सर संस्कृत में कारक। संस्कृत में ना कारक होता सर थोड़ी थोड़ी सेम होती है। देखो अरे वो मुगल है। संस्कृत में कारक विभक्ति। चलिए संस्कृत का अलग नहीं है, ये वही है। चलो ऐसा लिखो, विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये तो हो गई विभक्ति। अच्छा इसके कारक देखो, इसमें कारक क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता। और क्रिया चिन्ह भी लिखिए, कर्ता ने, ये क्रिया चिन्ह है। कर्ता ने, कर्ता कर्म ने, से, कर्म को, कर्म को कर्म कर्ण से, करण से से। जैसे राम ने रावण को तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो कर्ता कौन है यहाँ बोलो? कर्ता ने यानी राम ने, राम कर्ता है, सब्जेक्ट है। रावण को, रावण कौन है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। रावण को मारा, किससे मारा? तीर से। आगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, सीता के लिए मारा। संप्रदान के, अपदान से, संप्रदान के लिए, अपदान से, सीता के लिए। जो चीज छूटती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान से, यहाँ अपादान कुछ नहीं है, दोनों से है, ये जुड़ने के लिए से है। और ये किसके लिए है? अलग हो गई। जैसे चाकू से कद्दू कटा तो जुड़ा, और पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से। जुड़ा के धीरे वो मतलब चाकू को कद्दू में मारो तो चाकू कद्दू जुड़ गए, है? और पेड़ से पत्ता गिरा, से दोनों में है, लेकिन इसमें जुड़ना हो रहा है। क्या है? सर लेकिन चाकू तो कद्दू को काट देगा ना। काटे या ना काटे, लेकिन चाकू जैसे ही घुसा, चाकू से कद्दू, ठीक है। तीर से वीर घायल हुआ, तीर से वीर। सर वो वीर थोड़ी ना था। हाँ, नहीं रावण। तो ये जुड़ गया। और यहाँ क्या है बोलो? अलग होना। अलग होना क्या होता है बोलो? पेड़ से पत्ता गिरा, दोनों में से आ रहा है, लेकिन से तुम समझ रहे हो? पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है। नाइफ टू कद्दू, लीफ फ्रॉम ट्री। ये फ्रॉम है, ये ट्री। फ्रॉम मतलब अलग होना होता है ना।
सर नाइट कद्दू नाइट से कद्दू कटा तो जुड़ गया टू, ये टू है और ये क्या है, ये फ्रॉम। टू और फ्रॉम समझते हो? यस सर तो टू का मतलब जुड़ना होता है और फ्रॉम का मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल। तो अगर आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल तो फ्रॉम में अलग हो रहे हो, तो ये फ्रॉम फिफ्थ है और टू स्कूल में जुड़ना है, सही है। अगला देखिए, तो इसमें क्या है, संबंध के संबंध के अपादान में पर, तो सीता के लिए लंका में मारा, यहाँ अपादान का रख दिया जाएगा। कहाँ पे मारा उसको? लंका में मारा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी विभक्ति आ गई यहाँ पे। अब इसके अलावा सप्तमी तीर से सीता के लिए लंका में मारा। और संबोधन में क्या है, संबोधन, यहाँ पे संबोधन ही लिखा है। सर हे संबोधन हा हे की हे हरे, हे हरे। अगली चीज पूछो, क्या पूछ रहे हो? सर वो अव्यय पद कारक और संज्ञा। चलो, संस्कृत में संज्ञा लिख दोगे तो मैं बता देंगे, ठीक है। संज्ञा संज्ञा का इसमें दिया नहीं है, हिंदी की संज्ञा कहो तो वो बता दें। सर अव्यय पद संस्कृत में अव्यय पद, चलो ये बता दें। सर ये अपादान में विभक्ति में दो बार आ गया। कहाँ पे? अपादान पंचमी है। बालकार, सर फिर वो सेवेंथ, कौन सा? ये अधिकरण है, अरे सर अधिकरण कारक होता है, ये तो पहले भी पढ़ा चुके हैं। चलो अब इसमें देखो, अव्यय पद देखिए कि संस्कृत में अव्यय पद लिखो, अव्यय में पद, अव्यय पद ध्यान दीजिए। अव्यय पद में अद्य है, अद्य का मतलब आज। इसी तरीके से यह का मतलब कल, यह का मतलब कल। कल। इसी तरीके से यह का मतलब है बीता हुआ कल, और इसी तरह से श्वः का क्या मतलब है, आने वाला कल, आने वाला कल। कल। अब देखो इह यानी यहाँ, सर कल मतलब कि पास। ये टुमारो, आने वाला कल का मतलब है टुमारो। और ये क्या है, कल बीता हुआ यस्टरडे। डे। अगला देखिए, सर कल जो बीत चुका है वो मतलब पास्ट में। बीता हुआ कल। ये देखो नूनम का मतलब क्या हुआ, निश्चय ही, निश्चय ही, नूनम। आगे देखिए, शनैः का क्या मतलब है, धीरे। शनैः का मतलब, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ। इसके अलावा सर्वत्र का क्या मतलब है, सब जगह। अत्र तत्र सर्वत्र। अब ये लिखिए, कुतः कहाँ से, कुतः का मतलब कहाँ से। आगे देखिए, कुत्र, कुत्र का मतलब कहाँ, कुत्र कहाँ। नेक्स्ट इज एकदा। एकदा का क्या मतलब होगा, एक बार। ये पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो ये चीज एक बार।
परसवा का क्या मतलब है? स्वा का मतलब है आने वाला कल, परसवा का मतलब है परसों, कल के बाद का कल। दैट इज टुमारो का अगर क्या होता है? मोर मारो। मोर मारो तो सुना ही नहीं, सुना है? नो सर। क्यों? तो मोर तो- मोर क्या होता है? कल आने वाला कल, उसके अगला टुमारो मोर मारो। परसों मरसों तरसों सर। और सर मोर टुमारो का भी मोर मोर मारो। मोर मोर मारो। स का मतलब साथ, स का क्या मतलब होगा? साथ। आजकल परसों यह देख लो, यत्र यहाँ, यत्र का क्या मतलब है? यहाँ, ठीक है। तर ही का मतलब तो, कितने में तुम्हारा काम बन जाएगा? बहुत है सर। चलो, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल परसों परसों चलो टॉपिक बताता हूँ। ये लो, मैं दोनों चैप्टर का सलूशन भेज दूंगा, अभी जाते हैं। सर वो क्या लिखा है? और दिया? बंद कर दूं? हाँ मेरा, सर वीडियो बंद हाँ बस